कहाँ तक पढ़ चुके थे ये? लास्ट के 2 पैरा कर लिए थे हमने पेज नंबर 7 में। सामाजिक रूपांतरण सामाजिक रूपांतरण में योगदान पढ़ना है। आज शुरू करना है। अच्छा, हाँ जी जी हाँ। तो ये गद्यांश नंबर 19। जी हाँ, कौन पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे मैडम ज़ैनब? जी मैं पढ़ रहे। हाँ जी। सामाजिक रूपांतरण में योगदान। बहावला का प्रकटीकरण मानवता के आंतरिक जीवन और सामाजिक वातावरण दोनों के रूपांतरण से संबंधित है। शौगी अफेंदी की ओर से लिखा गया एक पत्र वर्णन करता है कि कैसे सामाजिक वातावरण परिवेश प्रदान करता है जिसमें आत्माएं आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकती हैं और प्रकटीकरण के प्रकाश से प्रदीप्त हो ईश्वर के प्रकाश को पूर्ण प्रतिबिंबित कर सकती हैं। एक स्पष्ट संकेत की प्रभु धर्म की समाज निर्माण शक्ति एक क्लस्टर में निर्मुक्त हो रही है यह है कि इसके निवासियों के बढ़ते समूह द्वारा प्रभु धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वे जिस वह समुदाय से संबंध रखते हैं उसके आध्यात्मिक चरित्र और सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहाइयों द्वारा दिया गया योगदान सेवा के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के कारण विशिष्ट है। यह एक ऐसी विधा है जो किसी जन समुदाय के अपने विकास के नायक बनने की क्षमता में विश्वास पर आधारित है। जैसे जैसे समूह में समुदाय निर्माण कार्य की तीव्रता बढ़ती है वहां के मित्र अनिवार्य रूप से सामाजिक आर्थिक या सांस्कृतिक बाधाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं जो लोगों की आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति में बाधक हैं। बच्चों और किशोरों की शिक्षा में समर्थन की कमी पारंपरिक रीति रिवाजों के परिणाम स्वरूप कम उम्र में शादी करने का लड़कियों पर दबाव परिवारों को उपचार संबंधी अपरिचित प्रणालियों को समझने में सहायता की आवश्यकता होना एक गांव का किसी बुनियादी जरूरत के अभाव में संघर्ष करना या विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता की विरासत से दीर्घकालिक पूर्वाग्रह का उत्पन्न होना जब बाह्य समुदाय के प्रसार और सुगठन के प्रयास उसे इन स्थितियों और कई अन्य स्थितियों के संपर्क में लाते हैं तो परिस्थितियों के अनुरूप वह ऐसी वास्तविकताओं का प्रत्युत्तर देने की ओर बढ़ता है। ऐसी स्थितियों पर चिंतन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्लस्टरों के भीतर प्रसार और सुगठन सामाजिक क्रिया और प्रचलित संवादों में योगदान समाज के जमीनी स्तर पर किए गए एकल एकीकृत बाह्यमुखी प्रयास के आयाम हैं। इन सभी प्रयासों को कार्य की समान रूपरेखा के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है और यह सबसे ऊपर गतिविधि के समग्र पैटर्न में सुसंगतता लाता है। हम यहाँ रुक सकते हैं ना? आपने ये 2 पढ़ा। साथीगण, तो ये पपत्र का जो ये तीसरा हिस्सा है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक उसमें अपनी साझेदारी, तो हम जानते हैं कि हम हर वक्त आध्यात्मिक शिक्षाओं पर को संबंधित परामर्श करते हैं और बहाउल्लाह का प्रकटीकरण और बहाउल्लाह के धर्म में जो भी शिक्षाएं हैं अगर हमें बेहतर समाज बनाना है तो निश्चय ही हमें सामाजिक क्रियाओं को पर भी ध्यान देना है। इसलिए काफी मैंने पिछले कुछ कम से कम 2-5 वर्षीय योजना से सामाजिक क्रिया पर भी धीरे धीरे हमारा ध्यान अग्रसर किया गया था पिछले 5 वर्षीय योजना में विशेष करके, और इसलिए बहुत सारे हमारे युवाओं को इस विषय पर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि कई राज्य में
प्रिपरेशन फॉर सोशल एक्शन, जिसको हम शॉर्ट में PSA कहते हैं, तो उसमें सामाजिक क्रियाओं को लेकर बहुत सारे युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। और फिर पिछले साल यानी 2019 के मध्यम समय में मुझे पुस्तक नंबर 13 हमें भेंट किया गया। तो उस समय और हमारे राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के कार्यालय में भी एक सोशल एक्शन डेस्क है। तो सोशल एक्शन डेस्क का काम ये था कि वो हर राज्य में जाकर कुछ मित्रों को आमंत्रित करके विश्व न्याय मंदिर ने इस विषय पर जो पहले मार्गदर्शन दिया है उस प्रपत्र का अध्ययन करना, और उससे जो हर पूरे देश में इस तरीके से काफी अच्छी संख्या में मित्रगण इस विषय को लेकर परिचित हुए हैं। और वैसे तो सामाजिक क्रिया की जो बात है वो 1983 से चली आ रही है। जब 20 अक्टूबर को 1983 में सबसे पहली बार विश्व न्याय मंदिर ने पूरे बहाइयों को एक संदेश भेंट किया था, लेकिन उसके बाद वो अनौपचारिक रूप से ही आगे बढ़ा। बहुत सारे हजारों की संख्या में बहाई विद्यालय और कुछ सामाजिक क्रियाओं का गैर सरकारी संस्थाओं के नाम पर वो लोग ने अपने अपने पहल, अपने अपने जो साधन के अनुभव शुरू किया। लेकिन पिछले 5 वर्षीय योजना में विश्व न्याय मंदिर ने सामाजिक क्रिया को हमारे जो रणनीति है, जो लाइन्स ऑफ एक्शन है, उसका एक हिस्सा बना लिया। तो हम जानते हैं कि प्रचार प्रसार के साथ साथ सुगठन के साथ ये क्षमता में वृद्धि और उसके साथ सामाजिक क्रिया और जो प्रचलित संवाद समाज में हो रहे हैं उसमें भी भागीदारी। तो अगर देखा जाए तो ये तृणमूल जो शैक्षिक गतिविधि है उसका ही हिस्सा है, लेकिन क्षमता वृद्धि को क्योंकि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है और कंसोलिडेशन का एक भाग है, तो कई बार हम लोग पहला लाइन ऑफ एक्शन में ही ले लेते हैं, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। तो ये भी शोगी अफेंदी के लेखों में, रचनाओं में इस बात को भी लिया गया है। और सामाजिक क्रिया, हम जानते हैं कि समाज में बहुत सारी संस्थाएं, सबसे अधिक से अधिक साधन तो सरकार के पास है, लेकिन जो सिविल सोसाइटी जो है, जो समाज है जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, उसमें अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं या बहुत सारे विषय हैं जिस पर समाज के लोगों को के प्रगति के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम से भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये योजनाओं को सफल बनाने के लिए सरकार जानती है कि वो अपने ही बलबूते पर नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारे देश में गैर सरकारी संस्थाएं भी है जिसको हम NGOs कहते हैं या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज कहते हैं, CBOs या वॉलंटरी एजेंसीज कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में मित्रगण अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन अधिक से अधिक समय देखा गया है गैर सरकारी संस्था कोई ना कोई कॉरपोरेट या सरकार के ही जो स्कीम होते हैं, योजनाएं होते हैं साधन के लिए, खास करके जो खर्चे के लिए, वो लोग सरकार पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन बहाई जो संस्थाओं को जो यहाँ पे बताया गया है कि हमें सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में अगर अपनी सेवा देनी है, तो विश्व न्याय मंदिर ने यहाँ पर तो यहाँ पर विश्व न्याय मंदिर ने विश्व न्याय मंदिर ने कुछ विषय लिए हैं। क्या है
एक तो बच्चों और किशोरों के लिए शिक्षा के लिए सहायता की कमी होती है। बच्चियों पर दबाव डाला जाता है क्योंकि हमारे देश में अभी भी बाल विवाह और बच्चियां जो होती है 12 साल, 14 साल, 16 साल, उनके माता-पिता समझते हैं कि जल्द से जल्द उनका विवाह करा दिया जाए ताकि उनके परिवार को चलाने में कुछ बोझ उनका कम हो। हालांकि देश में कानून बना हुआ है कि मिनिमम मैरिजेबल एज 18 होना चाहिए और अभी आप लोग ने सुना भी होगा कि पिछले विंटर सेशन का पार्लियामेंट में वो लोग ने एक प्रस्ताव रखा है कि इस आयु को बढ़ा के 21 कर दिया जाए, लेकिन अभी वो फैसला नहीं हुआ है। तो ये भी एक समस्या है और हमारे दिल्ली में भी हम लोग ने कई परिवारों को सहायता की है। वो लोग चाहते थे कि उनकी बेटियां, एक्चुअली वो बच्चियां पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन माता-पिता कहते हैं कि हमारे पास पढ़ाई करने के लिए खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक लड़का मिल गया है, चलो इनका विवाह करा लेते हैं, तो कम से कम वो फिर अपना परिवार बसाएँगे और हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बोझ है, वो कम हो जाएगा। ये ऐसा उनका सोच है। तो यहाँ पर बहाई संस्थाओं की और बहाइयों का ये एक कर्तव्य, दायित्व बनता है। तो ये भी एक सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। फिर बहुत सारे परिवार हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेष करके ये कोरोना काल में हमारी स्थानीय आध्यात्मिक सभा और दूसरी संस्थाओं, बहाई संस्थाओं ने मिलकर बहुत सारे परिवारों को अपने स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षित भी किया है और उनको दवाई वगैरह भी मुहैया कराया है, डॉक्टर्स के साथ भी संबंध बनाया है और जो लोग बीमार पड़ गए थे कोविड के वजह से या अन्य कुछ बीमारी के वजह से, उनको हम हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया और कुछ हद तक हमें ही खर्चा भी देना पड़ा। फिर ग्रामीण क्षेत्र में भी जो संघर्ष चल रहे हैं, क्योंकि उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए उनके पास हर वक़्त बेसिक चीज़ों की कमी होती है, साधन की कमी है। फिर इसके अलावा जो पूर्वाग्रह और पक्षपात है, जिसके वजह से समाज में कई बार विरोधाभास परिस्थितियाँ उभर जाती है या हिंसा के घटनाएँ दिखाई देने के भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब विश्वनाथ मंदिर लिख रहे हैं कि बहाई समुदाय के दृष्टि से अगर हम देखें, तो ये सामाजिक क्रिया के क्षेत्र में हम इसको ले सकते हैं। फिर स्वच्छ भारत का अभियान भी लेकर कई बार हमने बहुत सारे परिवारों को स्वच्छता के बारे में भी बताया है, क्योंकि स्वच्छता जहाँ नहीं है, वहाँ पर बीमारी के भी भाई कारण बन सकते हैं। फिर जब मौसम के अनुसार जब डेंगू, सरकार हमें जागरूक करते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और इस तरीके से मलेरिया वगैरह मच्छर, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई झुग्गी-झोपड़ियाँ जो है जिस इलाके में वो बसाया गया है, उसके आस-पास काफ़ी गंदगी होती है या जमा हुआ पानी होता है। तो इस तरीके से भी हम जागरूकता ला सकते हैं कि देखिए, आपका बीमार पड़ने का कारण यही है कि यहाँ पे गंदगी है। तो ये भी हम एक सेवा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार-विमर्श करके समीक्षा करने के पश्चात हमारे सामने कई क्षेत्र हैं, कई विषय उभर कर आए हैं, जिसपे हम सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों को केंद्रित करते हुए अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। तो एक कॉमन फ्रेमवर्क की बात भी की जाती है। एक स्वरूप है, एक सामूहिक यानी सभी समुदाय के लिए एक कार्य करने के लिए एक स्वरूप, एक यानी एकजुटता का जो क्या है, एक
कोहेरेंट स्कीम, एक योजनाबद्ध हमें ये सेवाएं देनी है। साथीगण, इस पर आपकी कुछ प्रतिक्रिया हो, आपका कुछ अनुभव हो, आपके अगर कोई गैर सरकारी संस्थाओं के साथ संबंध हो और आप भी कभी सामाजिक सेवा में अगर सेवा दे रहे हैं, तो उसके संबंध आप हमें अपने अपने समुदाय की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए बता सकते हैं। अल्लाह हफ्ते। हाँ जी, अल्लाह भा। मैं उसमें एक्चुअली और एक कंसेप्ट डालना चाहती थी कि जी। अभी जो रूही 13 आया है तो पूरा ही सामाजिक पूरा वो पुस्तक तो सामाजिक क्रिया पर है जी। और उस बुक में इस तरीके से दृष्टि डाली है कि पहले जो हम इंस्टीट्यूट के कोर्सेज करते थे जी, वो और ये जो सामाजिक क्रिया है ये अलग अलग भाग नहीं है, ये उसी का एक भाग है। कि जैसे अगर किसी एरिया में अगर हम जूनियर क्लास चलाते हैं तो अपने आप ही हम बच्चों के संपर्क में आते हैं, माता पिता के संपर्क में आते हैं, कम्युनिटी के संपर्क में आते हैं। तो हमें वहाँ की वास्तविकता को पढ़ना है। जब हम पढ़ाई करते हैं उसी के साथ जब हम एक्टिविटी करते हैं उसी के साथ ही हमें वहाँ के कम्युनिटी की, वहाँ के आसपास के माहौल की वास्तविकता को जो स्टूडेंट है उन्हीं के साथ पढ़ना है और वहाँ के लोगों के परामर्श के साथ वहाँ की जो जरूरत है उस पर हमें परामर्श करना है और वहाँ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। तो उसमें एक ऑर्गेनिकली एक सामाजिक सेवा निरंतर कर आती है। तो पहले जो डॉक्यूमेंट है उसको आजकल उस तरीके से भी हम जोड़ा जा सकता है और जो कम्युनिटी ऑलरेडी 1000 के ऊपर या इस तरीके से एक्टिविटी कर रही है उनके पास इस चीज की बहुत सारी सीख भी है कि किस तरीके से ये दोनों चीजें एक हाथ में हाथ मिला के आगे जा रही है। जी हाँ, श्रीमती यामिनी जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लिया है कि जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं हमारी मूल गतिविधि का ही हिस्सा है। ये पहले नहीं था, लेकिन जब से पिछले 5 वर्षीय योजना में विश्व न्याय मंदिर ने बताया कि जो भी हम अपने मूल गतिविधि में विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें ये क्रिया, ये सेवा भी हमें जोड़ देना चाहिए। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बात सही है, यानी बहुत ही स्वाभाविक रूप से हमारी सामाजिक क्रिया के भी सेवाएं दिखाई देनी चाहिए। और ये बात को हम अपना जो युवा सम्मेलन हुए थे, सम्मेलन और सम्मिलन, उसमें भी जो विश्व न्याय मंदिर ने 5 अलग-अलग पत्र दिए थे युवाओं के संबंधित, वो भी ये सामाजिक क्रिया के ही अंश को हम देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग सामाजिक क्रिया का एक और उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अभी बहुत सारे स्कूल्स वगैरह बंद पड़े हैं, तो हम लोग ने माता-पिता को कहा कि हमारे जो किशोर है वो छोटे बच्चों को की सहायता कर सकते हैं और बड़े जो युवा हैं वो लोग आपके किशोर के पढ़ाई के लिए सहायता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे कुछ युवाएं हैं, वो लोग ने अपने-अपने घर के पास या अपने जो लोकल बहाई सेंटर है, वहाँ पे एक कोचिंग क्लासेस भी शुरू किया। तो इससे माता-पिता बहुत खुश हुए कि हाँ, हम देख रहे हैं कि विद्यालय सारे बंद हैं और कोई स्कूल नहीं जाता है, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। और फिर कई समुदाय के बड़े लोग ने भी कहा कि हमारे पास भी कुछ फ्री टाइम है, तो जो साइंस बैकग्राउंड के ग्रेजुएट है, वो लोग ने कहा कि हम साइंस के सब्जेक्ट सिखा सकते हैं। जो कॉमर्स है या कोई साहित्य भाषा के है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो इस तरीके से कुछ वॉलंटियर्स भी हमें मिल गए। तो ये सेवा भी हमने अपने मूल गतिविधि के साथ जोड़ दिया। तो इसको भी आप एक सामाजिक क्रिया की दृष्टि से देख सकते हैं। तो श्रीमती यामिनी जी आपने बहुत सुंदर बताया। हाँ, और कोई इसमें जोड़ना चाहते हैं?
उसे हम ट्यूटोरियल क्लास भी कहते हैं ना? तो हाँ, ट्यूटोरियल पहले क्लास हम लोग तो उसको ट्यूटोरियल हाँ, क्लास कहते थे। हम्म, हाँ, लेकिन अब हाँ, ये भी हम इसको भी उसी दृष्टि से देख सकते हैं, ताकि पढ़ाई में बच्चों को आगे चलकर दिक्कत न हो, क्योंकि जो ऑनलाइन जो मशीन जो क्या कहते हैं वर्चुअल मोड में कई अध्यापक हैं, हर स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनको बताया गया है कि आपको अपने क्लासरूम कई एक्टिविटीज वर्चुअल मोड या ऑनलाइन या जूम से करना पड़ेगा। तो इसके लिए माता-पिता का भी भागीदारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे कभी-कभी इसमें अनुशासन की कमी होती है। डिसिप्लिन अगर होता है तब तो वो समय से ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तो इसलिए हमें माता-पिता को भी बताना पड़ता है कि देखिए, ये समय से फलाने समय तक हमारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए हैं। तो कई जगह पे तो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है और बहुत सफलता भी मिली है। तो मालेगांव में भी काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि अच्छा, हमारे अच्छा, हाँ, ऐसा कर रहे हैं ना? जी। हुँ, टीचर एनिमेटर्स और जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स है, उन्हें तो जी, हमने कंपलसरी कर दिया है कि मतलब तुम बीसीसी जूनियर यूथ लेते हैं, उसके साथ आपको जी। ट्यूटोरियल क्लास भी लेना है। हाँ, तो कुछ समय आपने निर्धारित कर दिया है कि ये समय जो हाँ, स्कूल के जो क्लासेस हैं, वो आपको लेना है। अच्छा, यस, तो मतलब और हफ्ते अनुभव हो तो आप साझा कर सकते हैं कि आपके समुदाय का ये अनुभव है। जैसे हम पीजी क्लस्टर हो या मालेगांव समुदाय में हो, जी। उसमें हम मतलब जो सीआई में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होता है या हुँ, नेबरहुड कोऑर्डिनेटर होता है, तो उसे जी। हमने कंपलसरी कर दिया है। मतलब आपको हफ्ते में बीसीसी या जूनियर 2 दिन लेना है, लेकिन अच्छा, 4 से 5 दिन आपको डेली बच्चों को एबीसीडी हो या फिर अच्छा सिखाना, हाँ। मराठी लैंग्वेज हो या हिंदी, जिस तरीके से आप हो, उस तरीके से आपको पढ़ाना कंपलसरी है। अगर नहीं पढ़ाते हो तो ये बच्चों को विकास नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमने उनसे हुँ, ऑलरेडी बात कर ली है और उसी तरीके से हमारा चलता है मालेगांव समुदाय। और जो हमारे पीजी क्लस्टर है, शादा है, हुँ। अक्कलकुआ है, तलोदा है, यहाँ पर भी उसी तरीके से चल रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छा बताया। स्कूली शिक्षा और बहाई सेवा, हुँ, बहाई पुस्तकों का हुँ, अध्ययन दोनों साथ-साथ कर रहे हैं, लेकिन निर्धारित समय आपने तय किया है ताकि एक अनुशासित रूप से, और माता-पिता भी इसका ध्यान रखते होंगे कि जो समय आपने दिया है, उस समय बच्चों हाँ, को अ इस पढ़ाई के लिए वो भी प्रोत्साहित करें। ये बहुत अच्छा है। तो देखिए मित्रगण, कि सामाजिक क्रिया की जब बात हम कर रहे हैं, तो इसमें भी कितना लचीलापन है, एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है और साथ-साथ सेवा के जो दायरे हैं, वो भी काफ़ी विस्तार है। अच्छा, किसी के पास कोई अनुभव है कि अगर आपने अपने समुदाय में देखा है कि कुछ लोगों में कुछ पक्षपात या पूर्वाग्रह है? यूपी में कुछ लोगों ने बताया है कि कभी-कभी हमारे यहाँ जो जात को लेकर, तो हम बहाइयों ने काफ़ी इसमें संघर्ष किया और कुछ सफलताएँ भी मिली है। कभी-कभी कुछ प्रेजुडिसेस ये भी होते होंगे कि एक समुदाय में अलग-अलग धर्म के बैकग्राउंड से भी बहाई होते होंगे। तो उनको लगेगा कि मैं तो इसके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? फिर हम उनको बताते हैं कि हम बहाई हैं, बहाइयों में कोई प्रकार की पक्षपात नहीं है, हमारे लिए धर्म एक है और वो प्रगतिशील है। तो ऐसे-ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउस ऑफ जस्टिस ने लिखा है ना कि पक्षपात और पूर्वाग्रह के वजह से भी
कई समुदाय या समाज में ऐसी परिस्थिति आती है कि अलग-अलग वर्ग के लोग एक साथ उठने बैठने में, तो हम बहाई ये स्पष्टीकरण देते हैं। आपने देखा भी होगा कि दोनों जो डॉक्यूमेंट्री है एग्जाम्पलर, उसमें आपने देखा होगा कि बहाई समुदाय में कितनी विविधता है, और वो जैसे एक उद्यान में जो अलग-अलग पुष्प, अलग-अलग फूल, रंग-बिरंग, खुशबू, ये उदाहरण भी हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्री से बहुत अच्छी तरीके से मिला। खास करके जो झलकी वाली है, झलकियों का उद्यम जी, ग्लिम्पसेस ऑफ द 100 years of endeavor। साथीगण, और जो पुस्तक नंबर 13 की चर्चा की, यहाँ पर हमारे कितने साथी हैं जिन्होंने पुस्तक नंबर 13 का अध्ययन कर चुके हैं? बता सकते हैं यहाँ पे अपने पुस्तक नंबर 13 के अध्ययन के संबंधित? उसमें मैंने तो खाली 2 भाग मैंने किया है, 2 भाग है। मैंने अभी पूरा किया। ओह अच्छा, हाँ, आप कुछ और बता सकते हैं। हाँ मैडम यामिनी जी, तो और बताना चाहेंगे ताकि दूसरे भी मित्र की भी इच्छा हो कि पुस्तक नंबर 13 का अध्ययन। जी हाँ, आप बताइए मैडम यामिनी जी। उसमें ये जो सेवा के प्रकल्प के बारे में बताया है, उन्होंने कहा सेवा के प्रकल्प जो है वो कुछ व्यक्तिगत हो सकते हैं, कुछ देर के लिए हो सकते हैं, कुछ जो है तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि बहुत सालों तक वो चलता रहता है, जैसे कम्युनिटी स्कूल है, कुछ स्कूल जो है वो सालों से चल रहा है, तो उस वक्त का शायद सेवा का ही ये स्टार्ट था। और कुछ जो है वो परामर्श के बाद वो जो प्रॉब्लम है वो अपने आप में वो सॉल्व कर सकते हैं, जो मित्रगण बैठे हैं वही। कभी होता है कि उन्होंने पूरे गांव के सरपंच का या गांव के मुखिया की मदद के बाद ही वो कर सकते हैं, या जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में कर रहे हैं वहां के सेक्रेटरी, अध्यक्ष सभी से बात करना होता है, उसी के बाद ही वो समस्या का वो हल कर सकते हैं। और कुछ जो होते हैं उसमें उनको बाहरी मदद की जरूरत होती है, जैसे कि गवर्नमेंट की, जैसे अगर एक आध रोड बहुत खराब हो गया है जी, तो उसको ठीक, अगर गड्ढा है तो आपस में वो भर सकते हैं, लेकिन पूरा रास्ता ही खराब है तो उसके लिए उनको फिर गवर्नमेंट की मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे आपने बोला कि कुछ वुमेन्स में, अगर वुमेन्स के लिए स्टडी के लिए कुछ स्कूल नहीं है, शौचालय नहीं है, ऐसी कुछ चीजें जो है वो कभी कभी कुछ गाँवों में वो क्षमता नहीं होती, तो जो क्षमता नहीं है उसके लिए उनको गवर्नमेंट तक के पास जाके उनके साथ बात करनी थी। तो 3 स्तरों पे ये चीजें चलती है, तो हमेशा वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस तरीके की जरूरत है। और इस तरीके की ये जो प्रक्रिया है, इसके लिए सिर्फ ये एक प्रक्रिया नहीं है, उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत सारी मॉरल कैपेसिटी हमारे अंदर आती है, कि जैसे कम्युनिटी में यूनिटी आती है, कम्युनिटी में एक साथ बैठ के, जैसे आपने बोला कि अभी की कुछ जगह यह है कि बड़े लोग, छोटे लोग, छोटी जाति के लोग, बड़े जाति के लोग, स्त्री पुरुष इकट्ठा नहीं बैठते, लेकिन जब ऐसी प्रक्रियाएं चलती है और सभी समुदाय का ओपिनियन लिया जाता है तो सब इकट्ठा बैठते हैं, और उसके कारण वो एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि आपस में जो उनमें दरार है, उन अलगाव है, कि वो भावनाओं जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वहां एक यूनिटी ऑफ थॉट आ जाता है। और जब एक यूनिटी ऑफ थॉट आ जाता है तो एक्चुअल यूनिटी, एकता एक ऐसा ये है कि बड़े के बड़ा पत्थर भी वो तोड़ सकते हैं, तो बड़ी समस्या भी निभाने के लिए ये चीजें। तो उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारी जगह एक्चुअल पूरे वर्ल्ड में ऐसे कुछ बहुत सारे अनुभव अभी हमारे पास है कि जिसमें सामाजिक प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसका लाभ उस कम्युनिटी को मिला है, जैसे कि साक्षरता वर्ग, क्योंकि बहुत जगह, और इसकी शुरुआत बहुत लोगों ने की है प्रार्थना सभा के साथ, क्योंकि हमारी मूल गतिविधियों में जो अगर हम 1000 तक पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा जो नंबर है वो डिवोशनल का है, तो सिर्फ प्रार्थना सभा करके हम नहीं रुकते, तो प्रार्थना सभा में हम एक विषय लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस चर्चा को आगे लेते जाते हैं, उसी में से ऐसी कुछ चर्चाएं और से कुछ प्रश्न उभर के आते हैं, फिर
वो हम समझते हैं कि वो शायद हमारा प्रॉब्लम है, और फिर उससे निगड़ित सिर्फ वही नहीं, उसमें जो हेल्प कर सकते हैं, उसमें जिनको अनुभव है, ऐसे सभी गांव के व्यक्तियों को इकट्ठा लाके परामर्श करके उसके बारे में एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी हमारी समस्या है, फिर प्रायोरिटी हम पहले कौन सा सोल्व कर सकते हैं, फिर लोगों के, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे ये एक प्रक्रिया है। तो जैसे ही हमारी ये है शैक्षणिक संस्थान हमारा चलता है, वो जैसे हम फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक और हम कैपेसिटी हासिल करते हैं, क्षमता हासिल करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी हम धीरे धीरे कैपेसिटी हासिल करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में दी है किस चीज को हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें समस्या लगती है, हमें बहुत उत्साह होता है और हम कुछ करने जाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि हमें वो क्षमता ही नहीं है, हमारे पास मानव संसाधन की कमी है या हमारे पास आर्थिक संसाधन की कमी है। तो इन सभी को देख के किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए वो भी इस बुक में किया है। तो ये बुक, और उसके बाद अगर कोई रूही 2 करेगा, क्योंकि इसमें विजिटिंग का बहुत सारा महत्व दिया है रूही 13 में, कि किस तरीके से ये सब बातें आती है, तो आप विजिट के थ्रू लोगों को डिवोशनल पे बताए, डिवोशनल के लिए आप बुलाने जाओगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट पे आप बात करोगे, क्योंकि बहुत सारी वहाँ मान्यताओं जो है, तो उसके सारे में बात करने का वो एक मौका होता है, और वो बातें करके फिर आप उनको डिवोशनल में लाओगे, और फिर डिवोशनल में आने के बाद किस तरीके से वहाँ के पर्यावरण के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में भी परामर्श होगा, और फिर किस तरीके से कम्युनिटी धीरे धीरे वो एक कली जैसी है वो फूल जैसे खिल जाएगी। तो बहुत अच्छे से एक्चुअल ये है। तो आपस में अगर इन दोनों को अगर जोड़ दिया ना, तो जो क्लस्टर अगर फर्स्ट माइलस्टोन पे भी है, वो थर्ड माइलस्टोन में जाने के लिए बहुत, ये दोनों बुक इकट्ठा किए तो बहुत हेल्प मिल रही है। जैसे 13 पहले करो और नया वाला आया हुआ बुक बाद में बुक 2 का रिफ्रेशर करो। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। और रिजवान संदेश में भी विश्वनाय बंदिन ने कुछ लिखा है कि विश्व भर में लगभग 70,000 सामाजिक क्रियाओं के उनके पास रिपोर्ट वगैरह है, और मूल गतिविधियों के साथ साथ ये सामाजिक क्रिया भी हम बड़े स्वाभाविक तरीके से करते हैं। तो आपने बहुत सारे अच्छे उदाहरण दिए हैं श्रीमती यामिनी जी, भेदभाव मिटाने से लेकर बच्चों को, और हमारे यहाँ पर भी समुदाय में आपने देखा होगा कि कैसे माताएं जो निरक्षित थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, जब वो रूही पुस्तक के अध्ययन के लिए आए तो पहले तो वो खाली सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे कहा कि हमें भी आप पढ़ना और लिखना सिखाइए, और उनको सिखाया गया, और वो आज कितने खुश है कि देखो मैं भी अपना नाम लिख सकती हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ सकती हूँ। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक क्रिया का उदाहरण है। तो साथीगण, आप सबके पास अच्छा से अच्छा अनुभव होगा। जैसे हमारे डॉक्टर शाद, आप तो इंदौर में रहते हैं, तो वहाँ पे वो बर्ली इंस्टीट्यूट फॉर रूरल विमेन, यानी ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के विकास और उनके उत्थान के लिए भी वो तो बहुत समय से सेवाएं दे रहे हैं। और फिर यही महिलाएं, और विशेष करके अधिक से अधिक आदिवासी महिलाएं होती है, जब प्रशिक्षित होने के पश्चात अपने गांव लौटते हैं तो वो एक चेंज एजेंट बन जाते हैं, यानी रूपांतरण का एक बहुत सुंदर एक उदाहरण बन जाते हैं। तो इस पर भी आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे डॉक्टर शाद या श्रीमती? डॉक्टर साहब, मैं जस्ट इतना कहना चाहूंगा, जो आप बता रहे हैं, बर्ली को काम किए हुए कई साल हो चुके, और अब तक वो 8,000 के करीब जो आदिवासी महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण कर चुके हैं। और जब इनके पास आती हैं वो बच्चियां, तो उनको हिंदी बोलना भी नहीं आती, वो अपने गांव की जो बिलाली लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बोलती हैं। 6 महीने तक केवल इस इंस्टीट्यूशन के अंदर रहती हैं, जिसमें से 3 महीने के अंदर उनको लिखना पढ़ना आ जाता। उसके बाद फिर काफी बाई प्रार्थनाएं वो सीख लेती हैं, कबीर जी के दोहे उनको याद हो जाते हैं,
ऑर्गेनिक फार्मिंग वो सीखते हैं, फिर अपने साथ जो सोलर पैनल है वो लेके सौर जाते ऊर्जा हैं। का। जी हाँ, गांव में जो उसका यूज करते हैं। और फिर वहां जाके उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और अपने पांव पे खड़े हो गए। कुछ तो ऐसे भी हैं उनमें जिन्होंने अपना घर खरीद लिया, जिनके पास अपनी गाड़ी है, जो अपने भाइयों को सपोर्ट कर रही हैं, उनको पढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। तो एक वंडरफुल अचीवमेंट है उसका, सोशल एक्शन का। बर्ली उसका एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। थैंक यू। जी हाँ, बहुत ही अच्छा। फिर यही महिलाएं फिर